बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आसान लफ्जों में पढ़ लिए थे, एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया था कि ठीक है जी, शुरू में तो ये फॉर्मेशन के टाइम पे तो वैलिड होता है, बट ड्यू टू सब्सीक्वेंट या तो इम्पॉसिबिलिटी या सब्सीक्वेंट इलीगैलिटी की वजह से ये वैलिड नहीं रहता। तीसरा था वॉइड एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जो कभी भी इन्फोर्सिबिलिटी की स्टेज को पार हमेशा एग्रीमेंट रह जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। उसमें एक लिस्ट पढ़ी थी हमने इस तरह की, याद आ गई बातें। लास्ट एक पॉइंट रह गया एंड दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल आगे भी कॉन्सेप्ट यूज होता रहेगा, लेकिन वॉइडेबल का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो एक पार्टी है, दो पार्टीज हैं सपोज फॉर एग्जांपल, उसी तरह बनाता हूं, और एक पार्टी सलमान है और दूसरी पार्टी हम बना लेते हैं कौन, नवाज शरीफ। नहीं चाहते तुम लोग तुम्हारे पोस्ट बैच पूरा हो, गुड नेम साकिब जी, नहीं दो ऐसे हो जाएंगे, मुश्किल है। इरफान, ये तो कल भी था हमारे पास, चलो कोई बात नहीं। सलमान और इरफान के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन सिर्फ ये है कि सलमान की जो ऑब्लिगेशन होंगी, ठीक है, सॉरी, जो कॉन्सेप्ट ये है कि सलमान की ऑब्लिगेशन इरफान का राइट है, जो मेरा खुद इरफान की जो ऑब्लिगेशन है वो सलमान, किसी एक का राइट डैमेज हुआ वो कोर्ट में जाएगा, राइट। और ये भी बताया था सपोज अगर सलमान गलत करता है, अपनी ऑब्लिगेशन फुल नहीं करता, तो सलमान को क्या बोला था, डिफॉल्टर, ऐसा ही है। और इसको क्या बोला था, एग्रीव्ड पार्टी, वो बेचारी जिसके साथ पैड़ी हुई है। अब लॉ ये कहता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें इस पार्टी के पास एक राइट मौजूद होता है कि चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रहने दे, चाहे तो वो वॉइड कर दे, उसकी ऑप्शन पे होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये फीचर हर कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड सिनेरियोज हैं जिनमें ये वॉइडेबल का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। और कॉन्सेप्ट ये है कि एग्री पार्टी जिसके साथ पैड़ी हुई है कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, उसके राइट्स डैमेज हुए हैं, उसके पास ऑप्शन मौजूद है कि चाहे तो उसे वैलिड रहने दे, चाहे तो वॉइड कर दे, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं एग्रीव पार्टी, ये देखो, एग्रीव पार्टी हैव द ऑप्शन आइदर टू कीप द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और rescind it। rescind it का मतलब होता है कैंसिल करना, rescind मींस कैंसिलेशन। आप अब आहिस्ता आहिस्ता ना कुछ कुछ टर्म्स रोज थोड़ी थोड़ी मिल रही होंगी, तो उन वर्ड्स को इस्तेमाल करना सीखें। rescind it एंड मेक इट void, तो या तो वैलिड रहने दे या फिर, तो बड़ी आसान सी बात है, वैलिड कैसे रहने दे, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ हुआ है, वैलिड कैसे रहने दे, खामोश रहे, कोर्ट में ना जाए, खुद ब खुद वैलिड रहेगा। हाँ, कोर्ट में चला जाएगा और कहेगा नहीं जनाब मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे राइट्स डैमेज हुए हैं, तो कोर्ट कहेगा ठीक है आप अपना राइट एक्सरसाइज कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कीजिए और नॉट एनफोर्सेबल कर दीजिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब जरा सर्कमस्टेंसेस पढ़ते हैं, पहले सर्कमस्टेंस समझ लो। जी जी, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, नहीं, आप देखो नॉट, उसके एंगल से नॉट एनफोर्सेबल कर रहे हो ना आप, आपका राइट तो आपको मिल गया, वॉइडेबल है ना, ऑप्शन रिसेंड करो और डैमेजेस क्लेम करो। वॉइड नहीं कहते, इनफैक्ट लिखा यूं जाता है कि वैलिड रहने दे या वॉइड कर दे, इनफैक्ट वो जो टर्म लिखी जाती है वो लिखते हैं रिसेंड इट एंड क्लेम योर कंपनसेशन, ये होता है। क्या बात समझ आ गई? अच्छा जस्ट अ मिनट, अस्सलाम वालेकुम। टर्म ये लिखी जाती है रिसेंड इट एंड क्लेम द कंपनसेशन, वॉइड भी वैसे कहते ही हैं। अच्छा, लेकिन आप उसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हो इसलिए रोकने के लिए बोला आपको। अच्छा, मल्टीपल एलिमेंट्स कौन से हैं? ये आपके सामने चार एलिमेंट नजर आ रहे होंगे आपको। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन अवेलेबल है। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। अब मैं केस बनाता हूं छोटा सा, अज्यूम कीजिए सलमान साहब, जो बल्कि लिखा नहीं देता, चलो, सलमान साहब एक इंटरेस्टेड हैं, इरफान की एक प्रॉपर्टी है डीएचए की, बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी 50 मिलियन की, ज्यादा छोटा हो गया, 500 मिलियन कर लें जी, 500 मिलियन की प्रॉपर्टी है और मेरी नजर है उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो दो ऑप्शंस मौजूद है मेरे पास। मैं, एक तरीका ये है, मैं गली मंदिर का छोटा सा गुंडा हूं, तो खुद जाऊंगा तशरीफ लेकर, कनपट्टी पे बंदूक रखूंगा, ठीक है, थ्रेट करूंगा इनको और इनको कहूंगा ये प्रॉपर्टी के कागज मुझे दे दो, 5 मिलियन ले लो। अब देखो 5 मिलियन मिल रहा है, शुक्र अदा करो, कब्र के नीचे तो कुछ भी नहीं मिलना। समझ रहे हो मेरी बात? सो मैं लाइफ थ्रेट दे रहा हूं, इसको डरा रहा हूं,
एक ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहा हूं जो कि प्रोहिबिटेड है अंडर पाकिस्तान पीनल कोड। क्रिमिनल ऑफेंस है किसी को थ्रेट करना, तो मैं थ्रेट कर रहा हूं, कनपट्टी पे बंदूक, ठीक। दूसरा सिनेरियो, मैं जरा बड़े वाला बदमाश हूं, भाई के गुंडे जाएंगे, भाई के, ओए खबरदार भाई के गुंडे जाएंगे, भाई उनको भेजेगा और जाके बताएंगे भाई ने भेजा है, ठीक है। पिस्तौल दिखाएंगे, एक गन दिखाएंगे और कहेंगे चल पेपर पे साइन कर और 5 मिलियन ले ले, ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब समझाने वाली बात ये है कि ये बेचारा डर के मारे क्या करेगा, साइन कर देगा। अब कल को वो पेपर, लीगल पेपर आप लोग देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि किसी ने अपनी 500 मिलियन की प्रॉपर्टी 5 मिलियन में सेल कर दी। नीचे विटनेसेस के गुना, वो जो विटनेस आए थे ना 2 गुंडे, वो उनके साथ गवाह भी, साइन भी होंगे नीचे। तो दिखने में तो वो पेपर लीगल पेपर है और एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, राइट और रॉन्ग। कोर्ट ऑफ लॉ में भी जब प्रेजेंट किया जाएगा तो वो दिखेगा ऐसे ही जैसे किसी ने अपनी 500 मिलियन की प्रॉपर्टी 50 मिलियन में 5 मिलियन में बेच दी। बेटा मैंने पहले भी समझाया था, आप अपनी जितनी भी महंगी प्रॉपर्टी हो उसे बेशक जितनी मर्जी सस्ते दामों बेच दो, लॉ को कोई तकलीफ, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, काजी को कोई तकलीफ नहीं है। आप दोनों, अक्सर मैंने आपको पहले भी बताया, शायद इस क्लास में पता नहीं बताएंगे, कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में यूजुअली पेरेंट्स क्या करते हैं, जिनकी खास तौर पे खाली बेटियां हो बेटा ना हो, तो वो अपनी बेटियों के नाम पे गिफ्ट डीड नहीं बनाते, वो अपनी बेटियों के नाम पे सेल डीड बनाते हैं, क्योंकि गिफ्ट डीड चैलेंजेबल होती है। कल को हमारे जैसा भतीजा हो तो वो चैलेंज करके हथिया लेता है प्रॉपर्टी बेटियों से। इनहेरिटेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है लॉ में, तो इस वजह से तो वो चैलेंज कर देता है प्रॉपर्टी को ना, गिफ्ट को चैलेंज कर देता है, हालांकि होनी नहीं चाहिए बेटियों, लेकिन ऐसा है। तो उस वजह से बाप क्या करता है, फिर बाप अपनी बेटियों के नाम पे सेल डीड बनाता है, और होती प्रॉपर्टी है, जैसा मेरे एक रिलेटिव में प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की थी, 2 करोड़ की, उन्होंने अपनी बेटियों के नाम पे, उनकी 3 बेटियां थी, उन्होंने तीनों बेटियों के नाम पे 30 लाख की सेल डीड बना दी कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी 30 लाख में अपनी बेटियों को बेच दी है। अब ये चैलेंजेबल नहीं है, ये सिक्योर्ड है एज कंपेयर टू गिफ्ट। चैलेंज तो हो सकती है, सिक्योर्ड है एज कंपेयर टू गिफ्ट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो तो वो सेल डीड दिखने में तो ऐसी लगेगी, अब वो भी तो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 30 लाख में है, लेकिन कोई जाएगा ही नहीं कोर्ट रूम में, तो इसलिए कभी गलत होगी नहीं, तो सेल डीड वैलिड रहेगी। समझाना ये चाह रहा हूं कि 2.5 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने 30 लाख में बेच दी, लॉ को कोई तकलीफ नहीं है। आप 10 रुपए में भी बेचते थे, कोई मसला ना होता। क्या बात समझ आ रही है। प्रॉब्लम तब होगी जब आप दोनों पार्टीज में से इरफान या सलमान में से कोई उठ के कोर्ट रूम में जाके नॉक करेगा, सर मेरे साथ ज्यादती हो गई, मेरे राइट्स को डिफेंड कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, ऐसा ही होगा ना। अब कोर्जन के टाइम के ऊपर कनपट्टी पे बंदूक है, या तो मेरी या मेरे स्ट्रेंजर्स की, या वो उन लोगों की जो मैंने बेचे हैं गुंडे और इनसे साइन करवा लिए हैं, तो उस वक्त तो बेचारे के अल्फाज भी अदा नहीं हो रहे होंगे। हाँ, कल को जब वो चला गया प्रॉपर्टी साइन करा के, कल को इसे थोड़ी होश आएगी, 2-4 गार्ड रखेगा, तो सबसे पहला काम क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज करेगा, राइट और रॉन्ग। कोर्ट में जाके चैलेंज करेगा, तो केस फाइल होगा कुछ इस तरह, इरफान वर्सेस सलमान, और प्ली क्या ली जाएगी, दावा क्या किया जाएगा, इल्जाम क्या लगाया जाएगा, जबरदस्ती किया, थ्रेट किया इन्होंने मुझे, कोर्जन अप्लाई किया, हाँ कोर्जन अप्लाई किया, थ्रेट किया मुझे, लाइफ थ्रेट। इन्होंने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया सलमान ने जो कि पाकिस्तान पिनल कोड में मना है, प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है। क्या बात समझ आ रही है। सो कोर्ट कहेगा अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट फिर इस पर्सन की ऑप्शन के ऊपर, एग्रीड पार्टी की ऑप्शन के ऊपर वॉइडेबल है, चाहे तो वैलिड रहने देता, वो तो इसने ऑप्शन ली नहीं, तो इसने क्या चाहा, वॉइड कर दे, रिसेंट करे और डैमेजेस क्लेम करे। आसान लफ्जों में यूं बोल देते हैं, रिसेंट एंड क्लेम डैमेजेस। हाँ 5 मिलियन वापस करेगा और प्रॉपर्टी, शाबाश, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट बोलते हैं उसे, कि ठीक है प्रॉपर्टी वापस दिला दे कोर्ट, तो 5 मिलियन जेब में रख ले, वो भी वापस करे, जो तुमने कमाया नहीं वो तुम्हारा, इसे बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, रीस्टोरिंग द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स वापस करो, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट।
दोनों में से जो भी सिनेरियो पेश आए, अगर जो भी सिनेरियो आपके साथ हो गया है, दोनों सिनेरियोज में आपने जो बैन अगर रिवर्ट हो रहे हैं, आप अपनी चीज वापस ले रहे हो, तो फिर आप भी वो चीज वापस कर दो, वो बेनिफिट जो आपने अवेल किया अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ये है कोर्जन। क्या बात समझ आई? सो जी प्रॉपर्टी वापस करने के अलावा कोई और पनिशमेंट होती है जो जिसमें जबरदस्ती यस, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। वो फिर दूसरा ड्यूल इम्पैक्ट आएगा, पड़ेगी, लेकिन वो अभी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो हम उसको डिस्कस क्यों करें। हम तो कॉन्ट्रैक्ट पे इम्पैक्ट देखेंगे क्या आएगा, और वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? हालांकि देखो, किसी थर्ड पार्टी ने इन्फोर्स किया, किसी मेरे भेजे हुए वो जो भाड़े के गुंडे हैं, उन्होंने इन्फोर्स किया, उसे बोलते हैं स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो बेटा, इस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं, कौन? सलमान और इरफान। इन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। जबकि वो जो गुंडे थे वो कौन थे? वो उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं थे, लेकिन इन्फोर्स करा रहे थे इस कॉन्ट्रैक्ट को। उन्हें बोलते हैं स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, जिनका कॉन्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, स्ट्रेंजर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन वो भी इन्फोर्स करा सकते हैं। क्या बात समझ आई? अब देखो एक और सिनेरियो, बड़ा सख्त बंदा है, नहीं पिघल रहा, कनपट्टी पे बंदूक रखी तब भी नहीं डरा, लेकिन इसके लव्ड वंस की कनपट्टी पे बंदूक रखो, कई पिघले हैं पीछे, जिन्होंने फिर आके वो दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम मजम्मत करते हैं और पार्टी से अलहदगी का ऐलान करते। देखिए ना, सो लव्ड वंस पे पिघल जाते हैं लोग, जो बहुत अपनी लाइफ को इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी समझता, लव्ड वंस के लिए फिर पिघल जाता है। सो अब लव्ड वंस भी तो स्ट्रेंजर हैं, उनका इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। इरफान के बाल बच्चे, बीवी बच्चे, कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर आप उनको थ्रेट करोगे तो इरफान साहब पिघल जाएंगे। बात समझ आ रही है? सो ये कहलाती है कोर्जन। कोर्जन से मैंने इनकी इस एलिमेंट से हुआ क्या, मैंने इस थ्रेट से इनकी कॉन्सेंट डैमेज की है। ये रजामंद नहीं थे बेचने के लिए, कौन बेवकूफ अपनी 500 मिलियन की प्रॉपर्टी 5 मिलियन में बेचेगा? इनको मैंने फोर्स किया है, इनकी कॉन्सेंट, इनकी रजामंदी मैंने जबरदस्ती ली है, कॉन्सेंट डैमेज बोलते हैं उसको। क्या बात समझ आ रही है? दूसरा एलिमेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, इमोशनल अत्याचार, ठीक है, इमोशनल डैमेज। देखो फॉर एग्जाम्पल, तुम ना मान रहे हो, कोई सपोज तुम्हारे किसी का ब्याह होने वाला है और नहीं उधर करना ब्याह जहाँ पे किया जा रहा है, तो आखिर में मनाने के लिए अम्मा ने सिर्फ एक आंसू बहाना है, ऐसे पिघलना तुम लोगों ने। समझाना चाह रहा हूँ, समटाइम्स रिलेशनशिप जो हैं उनके अंदर डोमिनेंस पाई जाती है। जिस तरह पेरेंट्स और चिल्ड्रन में किसकी डोमिनेंस होती है? पेरेंट्स की। तुम्हें यहाँ से जा रहे हो, तुमने इशारा तोड़ा, सामने एक अंकल खूबसूरत से खड़े होते हैं, वो तुम्हें प्यार से हाथ देते हैं, फिर तुम्हारा जैज़ कैश भी ओपन करवाते हैं, फिर वहाँ से चलान भी पे करवाते हैं अक्सर। अब तो बड़े प्यार से आपको, इज्जत के साथ आपका चलान पे करा के आपको भेज देते हैं। पहले तो जलील करते थे जो भी था। तो समझाना क्या चाह रहा हूँ, अब अगर तुमने चलान तोड़ा, सामने पुलिस वाला खड़ा है, वही ट्रैफिक वार्डन, तो अब कौन डोमिनेटिंग रोल में है? पुलिस वाला। अच्छा, इसी तरह तुम लोग वेंटिलेटर पे हो, डॉक्टर किस पोजीशन में है? डोमिनेंट रोल में। उसने स्विच बंद करना, तुम्हारी जिंदगी का स्विच बंद हो जाना है। वेंटिलेटर का स्विच गया, तुम गए, ऐसे ही हो रहा है। मैं समझाना चाह रहा हूँ। सो डॉक्टर्स पेशेंट रिलेशनशिप, सो कई ऐसे रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं जिनमें एक पार्टी डोमिनेटिंग रोल में होती है, जैसा फियांसे फियांसी, हस्बैंड वाइफ डोमिनेटिंग रोल में होते हैं। कोई एक पार्टी नहीं, मैंने ये जजमेंट नहीं दी कि कौन सी पार्टी, क्योंकि दोनों में से कोई एक पार्टी विन कर जाती है शुरू में ही ना, तो फिर वही पार्टी डोमिनेटिंग, एक ही पार्टी। हाँ, कोई नहीं, शादी होने दो, तुम लोगों को पता लगेगा, उसका भी यही ख्याल है कि आप ही डोमिनेट है, सारी मनमानी अपनी, लेकिन डोमिनेट आप है, ठीक है। सो डोमिनेटिंग रोल में होता है। डोमिनेंस में होना गलत बात नहीं है, डोमिनेंस होना उसका मिसयूज करना गलत बात है। क्या बात समझ आई? जैसा फॉर एग्जांपल टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, डोमिनेंस, टीचर डोमिनेटिंग रोल में है। मैं अब बीइंग अ टीचर इरफान की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं और उसको कह रहा हूं तुमने जन्नत में जाना है कि नहीं जाना, उस्ताद की इज्जत करो, मोहतरम हूं मैं तुम्हारा, रूहानी बाप हूं तुम्हारा, ऐसे ही होता ना। तुम अपनी 50 मिलियन की प्रॉपर्टी मुझे बेच दो 5 मिलियन, 500 मिलियन की, 5 मिलियन की। इस वक्त शायद उस्तादों के अदब में दे भी दे, कल को होश है, ओह उस्ताद क्या कर गया मेरे साथ, ठीक, तो कल को क्या, हाँ उस्ताद जी लगा गया मेरे साथ, तो कल को ये होश आई तो ये क्लेम कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीइंग टीचर
एंड बीइंग इन अ डोमिनेटिंग रोल, मैंने ये देखो अपनी पावर का, अपनी डोमिनेंस का मिस यूज किया। हाँ 500 मिलियन की प्रॉपर्टी मैं 500 में ही खरीद रहा हूं, या चलो 490-95 में खरीद रहा हूं, तो क्या समझ आती है, अब मैंने अपनी डोमिनेंस तो है बट मैंने अपनी डोमिनेंस का मिसयूज नहीं किया। क्या बात समझ आ रही है? तो डोमिनेंस गलत चीज नहीं है, डोमिनेंस का मिसयूज गलत है। बात समझ आई? सो इस डोमिनेंस के मिसयूज को बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर पूरे पैसों की ले ली है तो लेकिन बाद में वो कहे कि इन्होंने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके किया, वो हम पढ़ेंगे साबित कैसे करना है। चैप्टर नंबर 4 जो हमारा इसी पे है कि हु विल प्रूव दैट, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, साबित कौन करेगा। एक वर्ड यूज कर रहा हूं बर्डन ऑफ प्रूफ, इसका मतलब होता है केस साबित कौन करेगा, सबूत कौन पेश करेगा। ठीक है, सो वो पढ़ेंगे जाके इस केस में। ठीक है वैसे द वन इन द डोमिनेटिंग रोल प्रूफ करता है, लेकिन बाद में जाके समझाऊंगा। सो ये है जी अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से भी मैंने इरफान की क्या की, कॉन्सेंट डैमेज। लॉ कहते हैं कोई बात नहीं, इरफान की ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल। चाहे तो वैलिड रहने दे और जन्नत ले ले, चाहे तो रिसेंड करे और प्रॉपर्टी वापस ले जाए। अच्छा इस केस में मुकमुका भी हो सकता है, वैसे खुद सोचो, ये क्रिमिनल ऑफेंस थोड़ी है, ये तो मॉरल प्रेशर है ना। तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है मुकमुका हो जाए। कैसे मुकमुका हो सकता है, 495 मिलियन और दे दूं, बात खत्म। जरा गौर करो ना, मैं 5 मिलियन की ले रहा हूं ना प्रॉपर्टी, अगर ये नाराज हो गया तो क्या करूं, 495 और दूं प्रॉपर्टी अपने नाम, तो ये खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, मैं समझाना ही चाह रहा हूं, जरूरी नहीं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, आप ले दे के भी बात खत्म कर सकते हो, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस, लेकिन कॉन्सेंट तो डैमेज हुई है इससे, सो इसलिए वॉइडेबल तो है। क्या बात समझ आ गई ये भी? सो मैं बड़ा ब्रीफ सा हिंट दे रहा हूं अभी, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 सारा ही इसी पॉइंट्स के ऊपर है, इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में। अच्छा एक फिफ्थ एलिमेंट भी है मिस्टेक का, वो मैंने नहीं लिखा, उसकी रीजन है उसकी वो ऑप्शन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता, इसलिए मैंने नहीं लिखी। तीसरा एलिमेंट है फ्रॉड, बड़ा इंसान आसान सा लफ्ज, इंटेंशन टू डिसीव, एक पार्टी दूसरे को धोखा देना चाह रही है, डिसीव कर रही है, तो वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा कल जब फ्रॉड का पता चलेगा। चौथी, फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रॉड कर लेता हूँ आपके साथ, मैं लैपटॉप आपको बेच देता हूँ या अपनी व्हीकल बेच देता हूँ, कहता हूँ इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, और 2 दिन बाद आपको पता लगे ओहो इसमें क्या क्या फॉल्ट है, ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, फ्रॉड है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। तीसरी और लास्ट चीज मिस रिप्रेजेंटेशन, इसे हम बोलते हैं इनोसेंट फ्रॉड, यानी इंटेंशन टू डिसीव होगी तो फ्रॉड होगा, अनइंटेंशनल डिसीव किया तो मिस रिप्रेजेंटेशन। अनइंटेंशनल डिसीव क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता इसके अंदर फॉल्ट है, मैं तो यही जानता हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट मशीन काम कर रही है, मैंने आपको यही कह के बेच दी कि यार इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन आपने जिस अंदाज से यूज़ की आपको आइडिया हो गया कि इसमें फॉल्ट मौजूद है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन थी, मैंने इंटेंशनली आपको धोखा देने की कोशिश, लेकिन लॉ कहता है कोई बात नहीं, इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है, दोनों सिनेरियो में एग्रीव पार्टी जिसके साथ पैड़ी हुई है उसकी ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, चाहे तो वैलिड रहने, चाहे तो वो बातें वो वहां पे जाके समझाऊंगा ना, अभी बहुत प्रीमेच्योर है बच्चे, चैप्टर 4 इसी पे तो समझाना है कि और ड्यू डिलिजेंस किस तरह करनी है। ऑर्डिनरी डिलिजेंस के केस में क्या होगा, सामने वाले को जब राइट दे दिए, देखो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बेटियां शायद इतनी वाकिफ नहीं होंगी लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आइडिया होगा, सेकंड हैंड मार्केट में जब ये व्हीकल सेल हो रही होती है तो यूजुअली बायर क्या करता है, अपना मैकेनिक खुद लेके आता है चीज़ खरीदते हुए, सेलर पे यकीन नहीं करता, अपना मैकेनिक ट्रस्टवर्दी बंदा साथ लेकर आता है, वो सारा, हाँ उसका राइट भी है, वो सारा एग्जामिन करता है। अब अगर वो एग्जामिन कर रहा है और मैं बेच रहा हूँ अपनी व्हीकल, तो मैं उसे क्यों बताऊं गलती कहाँ है, भाई मैं खड़ा हूं चुप करके, ढूंढो, देखो रियलिस्टिकली देखो, अब मैं डिसीव करने की कोशिश कर रहा हूं, बट लॉ कहता है ठीक है भाई, जब उसके पास पूरा एग्जामिनेशन का राइट है तो मैं क्यों मुंह से बताऊं मेरी चीज में खराबी क्या है। अच्छा शरीयत डिफरेंट है, शरीयत कहती है अपनी जो चीज़ों के ऐप है वो समझ बहुत बताने होते हैं आपने, लेकिन बिजनेस ने रिलीजियस वैल्यूज को साइड पे रखा हुआ है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमने इस्लाम को साइड पे रखा हुआ है, हम घर से इस्लाम घर छोड़ के आते हैं कि इस तरह तो बिजनेस चलता ही नहीं है, ठीक है, चलो जो भी है। सो समझाना ये चाह रहा हूँ, हम इसको पढ़ेंगे इन एलिमेंट्स को, लेकिन ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से कॉन्सेंट डैमेज होती है, और कॉन्सेंट डैमेज की वजह से एग्रीव पार्टी के पास ऑप्शन आ जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट उसकी ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाता है। इज दैट क्लियर?
सो ये हैं कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स। अब मैंने अब तक 4 टाइप्स बस डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ, यही 4 इनको पढ़ते हैं ज़रा बुक से। आ जाइए प्लीज़, हम अपने चैप्टर नंबर 3 पे आ रहे हैं, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट। अगर हम इसका एरिया देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी, एग्रीमेंट की वैलिडिटी, और साथ ये देखो कंसिडरेशन एंड, इसका मतलब है 2 एलिमेंट्स पिछले चैप्टर में पढ़े थे, ऑफर और एक्सेप्टेंस, और 2 एलिमेंट इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और फिर कुछ एलिमेंट्स अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या बात समझ आ रही है? सो ये सारे चैप्टर्स जो हैं बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स हैं। लो जी, पहला पॉइंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ो एग्जांपल 1 जल्दी जल्दी, आसान आसान सी एग्जांपल्स हैं। जी पढ़ ली सबने एग्जांपल 1, क्लैरिटी। आगे चलें फिर, voidable contract, the contract which is enforceable by law at the option of one party। कौन सी पार्टी होती है? aggrieved party, but not at the option of the other। defaulting party की option पे नहीं होता, aggrieved party means contract is voidable at the option of, पढ़िए example 2। जी एग्जाम्पल 2 क्लियर। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, चलो जी आगे, सब बेटियों ने भी पढ़ लिया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमने कहा था जो वैलिड होते हैं फॉर्मेशन के टाइम पे। कॉन्ट्रैक्ट विच वाज एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड, पहले एनफोर्सेबल था, बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, क्योंकि अब वो एनफोर्सेबल नहीं रहा। नोटिस दैट द वैलिड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के टाइम पे वो वैलिड था, बट सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबिलिटी आ गई या इलीगैलिटी आ गई, इट सीजेस टू बी। एग्जाम्पल 3 पढ़िए। जी एग्जाम्पल 3 डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एग्जाम्पल है कि वो जो हॉल रेंट आउट कर रहे थे उसी को आग लग गई है। तो अब ये तो कंट्रोलेबल है ही नहीं, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से अब एक पार्टी जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सक रही। जी क्लियर हुई बात की सबको? बेटी आपको क्लियर? क्या क्या होगा? इसका नुकसान ज़्यादा हुआ है। जी जी, मतलब आप कह रहे हो कि हाल जल गया, ऊपर से पैसे भी वापस देने पड़ गए हैं। तो बेटी जो आपने कमाया नहीं वो आपका थोड़ी है। इस तरह तो हर बंदा चाहेगा मेरा जो नुकसान हो सामने वाली पार्टी से बढ़ लो। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहे ना आप। परफॉर्मेंस देखो, ये बिल्कुल वो साहब है कि मैं रेंट पे एक मकान लूँ और मैं शिफ्ट होने लगा, उससे पहले रेंट वाले मकान को आग लग जाए और मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हो, तो आपको लगता है कि मैं कहूँगा कि हाँ हाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट तुम रख लो, काफ़ी नुकसान हो गया तुम्हारा है? अच्छा तो तेरी सोच को सलाम है कि रेंट का मकान इसलिए लिया जाता है कि शादी होनी हो, वैसे भी लिया जा सकता है यार, क्या हो गया है बट तेरी सोच को सलाम है, जैसे तू सोचा वो भी ठीक है। चलो अच्छा जी, तो बेटी मेरा मानना है कि आप बताओ आप सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं ले लोगे उससे कि भाई जब तूने मुझे फैसिलिटेट ही नहीं किया तो मैं तुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट किस चीज़ का दूँ, तो वापस कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है ये। तो हो तो उसके साथ भी ज्यादती हो रही होती है, उसका नुकसान हुआ होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपने अपना नुकसान किसी की दूसरे की पॉकेट से बढ़ना है। ठीक है, इस तरह तो फिर ज़रा थोड़ा सा रियलिस्टिकली सोचो, मेरी कंपनी हो, मेरा कोई नुकसान हो जाए, मैं अपने सारे कस्टमर को अपना नुकसान उन सब से ले लूँगा, सबसे रिकवर, ऐसा तो नहीं होगा ना।
नहीं, बिल्डिंग को हमारा अलमिया ये है कि हम बिल्डिंग को आग लगाते हैं रिकॉर्ड जलाने के लिए, इंश्योरेंस लेने के लिए नहीं करते हम। हमने जब पब्लिक रिकॉर्ड को आग लगानी होती है ना, तो हम वहाँ पे फायर जो भी है, जो भी इलेक्ट्रिक शॉक जो भी हो, तो हम वो काम करते हैं। तो मैं किसी के कोई नाम थोड़ी लिया है, मैं तो बताया हमारा अलमिया ये है, नहीं जलेगा भी रिकॉर्ड। जहाँ पे ऑडिट शुरू ओपन होता है वहाँ का रिकॉर्ड जल जाता है, बंदा कोई नहीं जलता, होता रात के वक्त है। ठीक है, आगे चलते हैं, बस इससे ज़्यादा बोला ना। हाँ ये साहब मैं साहब लगा लॉ, मुझे लग रहा है किसी दिन मुझे हवालात के चक्कर लगवाएगा। एक एक्सपीरियंस रह गया भाई, ये वाला हो जाना है। हाँ सही बात है, उन्होंने मुझे अच्छा कह देना। चलो वॉइड एग्रीमेंट, मैं माफ़ी मांगता हूँ जी। एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी void. Notice that a void agreement is void ab initio right from the beginning, from the very first day. पढ़िए जी, माइनर की एग्जांपल दी है, हमने पढ़ा था एग्रीमेंट विद अ माइनर इज void ab initio। पढ़ो जी। मैंने होमवर्क भी दिया हुआ था, रहमत की कर लेते हैं डिस्कस अभी जल्दी से, बस मैं छोटी सी बातें बता दूंगा। माइनर का एग्रीमेंट है जी लैला के साथ, और प्रॉपर्टी मॉर्गेज मींस वही गिरवी रखवा के लोन ले लिया, बाद में प्रॉपर्टी भी वापस चली जाएगी और पैसा भी नहीं मिलना अगर यूज़ हो गया हुआ तो। अदरवाइज अगर यूज़ ना किया हो माइनर ने तो वापस मिल जाता है, ठीक है, उससे वापस 1 लाख ले लेंगे। लेकिन अगर वो यूज़ कर चुका है वो सारा फंड्स, तो फिर उसकी स्टेट से रिकवरी नहीं हो सकती, उसकी पर्सनल पॉकेट से पैसे नहीं निकाल सकते आप। हाँ, माइनर होते हुए पता होना चाहिए था कि पुट्ठे काम करने हैं। तुम्हें पता है क्रिमिनल ऑफेंस में भी ना, क्रिमिनल लॉ में भी माइनर को प्रिविलेजेस हासिल है, जैसा सेंटेंस टू डेथ नहीं लगती उसके ऊपर। तो आप कभी देखो तो ये जो कत्ल कुतल करवाते हैं, जो छोटे मोटे बदमाश होते हैं, ये माइनर से करवाते हैं। वो साउथ नहीं मूवीज़ की बात नहीं कह रहा, वो तो वो बात मैं वैसे बता रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान कम है क्या, हम साउथ इंडियन पे क्यों जाएं? इधर भी यही चल रहा है। हाँ, स्पीशीज सेम है ना, एशियन है, तो हमारे करेक्टरिस्टिक्स काफ़ी मिलते हैं। हाँ जी, चलें आगे, समझ आ गया सबको? एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ और एलिमेंट्स। द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशंस। अब बाकी कंडीशन वो यहां पे एक्सप्रेस कर रहा है। नंबर 1, एग्रीमेंट इज मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनकी कॉन्सेंट डैमेज नहीं होनी चाहिए। और डैमेज करने वाले फैक्टर्स क्या हैं? कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। 5 एलिमेंट्स हैं दैट मे डैमेज योर कॉन्सेंट। सेकेंड, और चैप्टर नंबर 4 में, नेक्स्ट चैप्टर में हम वो पढ़ रहे होंगे। सेकेंड एलिमेंट, द पार्टीज मेकिंग द एग्रीमेंट आर कंपिटेंट टू, पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट इनफ कि वो अपने बारे में रैशनल जजमेंट, अपने डिसीजंस में रैशनल जजमेंट्स ले सकें, यानी अपना अच्छा बुरा सोच सकें कि इस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और लॉ का मानना ये है कि अंडर द मिनॉरिटी एज आप माइनर एज आप ये अच्छा बुरा नहीं सोच सकते, इसलिए लॉ ने माइनर को इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बोला। नंबर 1 बात समझ आई। दूसरा, डिसेबिलिटी, अगर मेंटल डिसेबिलिटी है तो तब भी लॉ कहता है कि यार नहीं, साउंड माइंड होना चाहिए, ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त होना चाहिए। अगर एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट आपका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है तो अल्टीमेटली आप कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप मेंटल हॉस्पिटल में बैठे हैं, लगे हुए हैं, ठीक है, तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आ गए हैं, तो टेक्निकली वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप पागल होंगे, सबसे पहले आप ही के लव्ड वंस आ जाएंगे प्रॉपर्टी के कागजात बना के आपसे वहीं पे साइन कराने के, करेंगे वो टपक गया तो प्रॉपर्टी हवा में रह जाएगी। तो सबसे पहले आपकी आल औलाद सब पहुंच जाते हैं आपसे। अमीर होना चाहिए इंसान, अमीर होना, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम्हें मुझे कोई खतरा नहीं है। वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बनेगी, फिर वो सबको बराबर प्रॉपर्ली जिस तरह डिवाइड होकर मिलती। हो वैसे कब्जा ज़्यादा है, लेकिन ये है कि फिर वो इनहेरिटेंस के अंडर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का केस चलता रहता है, एंड देन फाइनली इंशाल्लाह कोई 2-3 जनरेशन लगती है, डिसाइड हो जाता है।
2-3 जनरेशन की तो बात है यार, कोई 60-70 साल डिसाइड हो जाएगा। नहीं ऐसा होता है वैसे, ठीक है। सो कब्जा हो जाता है, ये बात दुरुस्त है। मतलब जो जिस बेटे की मलकियत में होता है ना, यूजुअली वो बेटा फौरन से पहले उस पर सांप बन के बैठ जाता है। ओ हाँ, अब्बा मारने में सो मेरा मानना है कि औलाद ज़्यादा परेशान नज़र आती है जब बाप बहुत वेल्दी हो, उसकी दौलत बहुत ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा परेशान नज़र आती है, क्योंकि उनको डर होता है कि दूसरा भाई या बहन हिस्सा ज़्यादा ना। फिर ये भी प्रॉब्लम रहता है कि शरीयत ने जो बहन का हिस्सा एक रखा हुआ है, बेटे का 2 रखे हुए हैं, या बेटी का 1 बेटे के 2 रखे, तो वो उस पर भी एक कंट्रोवर्सी या एक लड़ाई चल रही होती है, क्योंकि नज़र आ रहा होता है ना, जब मुझे 1 करोड़ मिला, अब भाई को 2 मिल गया। तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। फिर जो जहाँ पे होता है वो फ़ौरन उस प्रॉपर्टी को पोजेशन में रख लेता है कि मेरी है, तो फिर वो केस चलता रहता है जो भी है, ठीक है। चलो, तो पार्टीज मेकिंग द एग्रीमेंट आर कॉम्पिटेंट। तो कॉम्पिटेंस के लिए 2 चीजें होनी चाहिए, एज ऑफ मेच्योरिटी और दूसरा साउंड माइंड। क्लियर। तीसरी बात, कंसिडरेशन, जो बेनिफिट आप एक्सचेंज कर रहे हो एक दूसरे के साथ, वो लॉफुल होने चाहिए, वो अनलॉफुल नहीं होने चाहिए। जैसा फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर क्या नाम था, इरफान को अगर फॉर एग्जांपल 5,000 रुपया दे रहा हूँ या 10,000 रुपया दे रहा हूँ, और बदले में मुझे कहे कि सर मैं आपको 2 बेहतरीन किस्म की चर्च की पूड़ियाँ ला के देता हूँ, तो टेक्निकली कंसिडरेशन है बट अनलॉफुल है। देन एग्रीमेंट इज मेड फॉर विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब यही बात ऑब्जेक्ट पे भी फिट होती है। कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट मोर और लेस द सेम थिंग। जैसा फॉर एग्जांपल, आई वांट टू सेल दिस लैपटॉप टू इरफान, तो ये इरफान के लिए कंसिडरेशन भी है और यही इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट भी है। सो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। और लास्ट पॉइंट, जी नहीं, जरूरी नहीं है, इनसिग्निफिकेंट भी हो सकती है। मैं अपनी वही जिस तरह 5 लाख की प्रॉपर्टी आपको 1 रुपए में बेच दूं, सो आपके लिए 5 लाख का बेनिफिट, मेरे लिए 1 लाख का, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, मैच होना जरूरी नहीं है, बट होती भी है, जिस तरह बिजनेस वर्ल्ड करती है काम आपस में एक दूसरे के साथ, तो वो तो मोर और लेस सेम पेस पे करते हैं ना, सेम कंसिडरेशन लेवल के ऊपर। जिस तरह मैंने अभी बोला, मजबूरी में एक पेरेंट ने अपनी तीनों बेटियों के नाम पे सेल की ना, अब दिखने में तो ये सेल एग्रीमेंट है और कंसिडरेशन 30 लाख रुपए की है, लेकिन रियलिस्टिकली बैक इसेंस या बैक ऑफ द एग्रीमेंट मकसद तो कुछ और था, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ऐसा, कोई मसले वाली बात नहीं है ऐसे। और समटाइम्स हमारी पाकिस्तानी अवाम बहुत अच्छी, क्या कहते हैं उसे, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, तो हम टैक्स चोरी करने के लिए भी ये काम करते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू कोई और होती है, रेट कोई और लगाते हैं, डीड किसी और पे बनाते हैं, रीज़न क्या होती है कि टैक्स ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर वैल्यू सही दिखा दी तो। ऐसा होता है कि नहीं होता? कभी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हुए प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में, उसकी हमेशा डीड कम पैसों की बनवाई जाती है कि यार जितनी ज़्यादा डीड, महंगी डीड बनाओगे उतना ज़्यादा टैक्स पड़ेगा, और टैक्स चोर तो हम एक अरसे से हैं। चलो देखो, दोनों अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स दोनों, हाँ दोनों पढ़ो, दोनों से लेते हैं दोनों से लेते हैं, सेल से भी, परचेज, बायर से भी, सेलर से भी, ठीक है। लेकिन ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कभी फिर बात करूंगा टैक्स सिस्टम के ऊपर। द एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ। भाई ये एग्रीमेंट उस लिस्ट में से ना हो जो कि वॉइड एग्रीमेंट की लिस्ट है, क्योंकि वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाए। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट या समरी शेयर किया उसने, अब इन्हीं को वो 1 बाय 1 इस चैप्टर के अंदर सबको डिस्कस करेगा। क्या बात समझ आ गई? एग्जाम्पल 5 पढ़िए, 6 पढ़िए, बल्कि ये सारी एग्जाम्पल जो है ना 9 तक ये आप पढ़ें। 5, 6, 7 पहले जो स्क्रीन पे आ रही हैं, 5, 6, 7 ये 3 पढ़ लें, देखें समझ आती हैं। जी जी बेटे, जी जी। उस पर क्या पनिशमेंट है? बस उम्र कैद होगी, और क्या होगा, सजा मिलेगी लंबी। हाँ अच्छा, अगले का मार दिया बेटी की थी बच्चे को, वो तो खुला घूम रहा है वैसे, वो तो हमारा लॉ खूबसूरत है ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ समझ आ गई। उस बच्चे का तो पता नहीं, अभी तो वैसे हवालात में ही है वो, ठीक है, अभी नहीं निकला, कभी ऑफ रिकॉर्ड होगा ना थोड़ा सा, फिर बच्चा बाहर होगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मजे की बात ये, उसके बाद कई बच्चे अंदर गए हैं उस चक्कर में, ठीक है। तो है ये कि माइनॉरिटी एज में है,
तो फिर सिर्फ उसको मैक्सिमम जो हो सकती है ना वो उम्र कैद हो सकती है या एक लंबे अरसे की सज़ा हो सकती है, उसके खिलाफ कोई सेंटेंस टू डेथ नहीं है, ये पॉइंट है। हाँ यही कोई मेजर होता और लाइसेंस ना होता और ये हरकत कर जाता फिर उसके ऊपर सीधी फांसी है, लेकिन वो क्रिमिनल ऑफेंस है ना, सिविल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता वो। नहीं, क्यों पेरेंट्स क्यों चार्ज होना है? नहीं ये ऑफेंस नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ लॉ में कि अच्छा ये बेटा ऐसी हरकत करे तो तुम बेट बाप को दो। रियलिटी बता रहा हूँ, जब बाप की हरकतों की वजह से बेटे को नहीं चुना जाता तो फिर बेटे की वजह से बाप को भी नहीं चुना जाता। जो जिसका जुर्म है वो उसका है, ठीक है, वो माइनॉरिटी या मेजर है, वो उसके मुताबिक उसकी एज के मुताबिक फैसला हो जाएगा, सिंपल। नाम बुक्स में होता है, प्रैक्टिकली तो वहीं फेंकते हैं जहाँ पे सबको फेंकते हैं। नहीं काम वो ठीक है वही कहलाता है, लेकिन वो क्रिमिनल है, उसमें मेरे इतनी डोमेन नहीं है, मैंने किसी को अंदर नहीं कराया आज तक, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है उसमें किस तरह की जेल्स होती हैं। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा गुनाह नहीं किया। 5 6 7 पढ़ लो जी, 5 6 7, लेकिन बेटे वो क्रिमिनल ऑफेंस है और उसमें मैक्सिमम सजा ये हो सकती है। माइनॉरिटी को डेथ पेनल्टी नहीं मिलती, ये बस फ़ायदा है। फ़ायदा नहीं मेरा बताया, ये उसके लिए क्योंकि आप नहीं ले सकते ना जान बच्चे की, बच्चा तो इनोसेंट है, इमोशन कंट्रोल नहीं है, चीज़ें कंट्रोल नहीं है, बहक सकता है, बहक सकता है, वही कह रहा हूँ। दोस्त कह दे ना कि यार, मतलब अक्सर आप देखो, हाँ दोस्त कह दे यार इतनी स्लो, तो बस फिर वो देखो वो कहेगा मैं अभी आज ही बुला के इजराइल साहब को जाऊंगा, ऐसी हरकतें करेगा वो बच्चा। बल्कि आप लोग की भी एज अभी इतनी मेच्योर एज नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ फिर तुम लोग मेच्योर होते जाते हो, समझ आ जाती है। नहीं नहीं वैसे समझ आ जाती है, ज़िंदगी की इंपॉर्टेंस समझ आनी शुरू हो जाती है, आप में धीमापन आना शुरू हो जाते हो, आप ट्रिगर नहीं होते हो इतनी जल्दी, बच्चा ट्रिगर हो जाए। आप आप सिंपली जेल रोड के किसी सिग्नल पे खड़े हो जाओ रात के वक्त, कभी 10 साढ़े 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद, जब ट्रैफिक का बर्डन कम होना शुरू हो जाता है, या 12 बजे के बाद, और सिग्नल पे आप खड़े हो और आप साथ कोई आगे खड़ा हो जाओ, आप रेस दो, अगला समझ जाता है चलो अभी रेस लगाएं। ऐसे तो कर रहे होते हैं बच्चे, बहुत कॉमनली रेसिंग कर रहे होते हैं, डीएचए में कर रहे होते हैं बहुत कॉमनली। हाँ होती है, रेसिंग होती है, और इसी तरह एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं सिर्फ रेस दे के, ट्रिगर। तो आप जब इतनी इमोशन पे ट्रिगर हो रहे हो, इसका मतलब आप इमेच्योर हो, ये पॉइंट है जी। 5 6 7 पढ़िए जी। या 5 में जो लास्ट पे लाइन है, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अनलेस बाबर डिसाइड टू इंसिस्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस, किस चीज पे इंसिस्ट करेगा अगर वो कोर्ट में नहीं जाता? आजम बीट्स बाबर एंड कंपेल हिम टू सेल हिज बाइक। अच्छा मार के कहा उसने, बाबर कंसेंट इज नॉट फ्री, अच्छा ठीक है, इट इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक है, एंड नॉट अ ठीक है, अनलेस बाबर डिसाइड्स टू, बाबर कौन है जी जिसको मार पड़ी है, अच्छा, डिसाइड्स टू इंसिस्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। अच्छा ये बात बड़ी अजीब से वे में लिख दी है, हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में नहीं जाता। आप इस लाइन को काट लो प्लीज, काट दो, ये मैं समझाने बैठूंगा तो आप ज़्यादा कंफ्यूज करोगे, क्योंकि सूट 3 तरह से होता है, मैं बता देता हूँ। अच्छा चलो बल्कि इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ भाई, वो ये भी तो जा सकता है कि हाँ खरीद ले 20,000 की ना ले, ठीक है सर ये इतने खरीदनी है ना, 20,000 की एक्चुअल कंसिडरेशन पे कर दे, तो ऐसा इंसिस्ट करवा सकता है वो चाहे तो, वैलिड रहने देना, मतलब कि एनफोर्स करा ले। लेकिन यूजुअली जो कोर्जन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसमें वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट आता नहीं, उसमें बार्गेनिंग, वो जो एडजस्टमेंट है ना वो नहीं होती, अनडू इन्फ्लुएंस में हो जाती है, क्योंकि वो ऑफेंस नहीं है, कोर्जन तो ऑफेंस है, ठीक है। सो इसलिए मैंने कहा ये काट दो लाइन जी। 6 7 नो प्रॉब्लम, 8 9 पढ़ो, बस खत्म करते हैं इसके बाद, 8 9 पढ़ लो जल्दी से। एट को एक्सप्लेन कर दूं क्या जी? आबिद बाबर बाकर एंड फरहान एंटरिंग टुगेदर फॉर द ऑफ द डिवीजन अमंग देम ऑफ द गेन्स एक्वायर्ड और टू बी एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड। मतलब ये वही साहब है, बैंक लूटते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपस में डिवाइड करने का एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, कि जो भी हम कमा के लाएंगे बराबर तकसीम करेंगे। तो एग्रीमेंट वर्ड है क्योंकि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, मकसद खराब है ना, बैंक लूटना, गबन करना। 9
वेजरिंग का कॉन्सेप्ट है, वेजरिंग इज अ वॉइड एग्रीमेंट है। मैं कर देता हूँ, देखो बेटे वेजरिंग की ना डेफिनेशन है सिंपल सी, बस वही कंक्लूड करते हैं। देखो मैं अगर फॉर एग्जांपल अब जुआ किसी और के साथ लगाता हूँ, ताकि इरफान तो बहुत गुड है बेटे, नुमान, लो जी, नुमान के साथ मेरा एक जुआ लग रहा है से 5-5 हज़ार रुपये का, ठीक है। नुमान के साथ, नुमान और सलमान का जुआ लग रहा है जी 5,000 ईच, ठीक है। अब जरा देखो मैच पे लगा लेते हैं, आज के मैच पे सपोज कोई है मैच आज, चलो जो भी है, पाकिस्तान वर्सेस कौन सी सीरीज चलने वाली है, इंग्लैंड वाली, लो जी ये जुआ लगा जी इन पे। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अभी मैच होना है कल, सपोज कल मैच होना है, तो ये इवेंट प्रेजेंट इवेंट है या फ्यूचर का है, फ्यूचर का इवेंट है, ये फ्यूचर का इवेंट है। और मुझे एक और बात बताओ, क्या ये इवेंट के आउटकम सर्टन है कि अनसर्टन है, अनसर्टन है, नो आइडिया हु विल विन द गेम, बल्कि ये भी आइडिया नहीं, पता नहीं मैच हो भी पाएगा कि नहीं, वेदर कंडीशन की वजह, जिस तरह पहला मैच डिले हुआ है राइट, सो जिस तरह सेकंड मैच भी डिले हो सकता है। सो इसका मतलब ये हुआ ये इवेंट फ्यूचर का इवेंट है और अनसर्टन है, और इसकी बेस के ऊपर क्या डिसाइड हो रहा है बताओ, जुए को जरा तमीज से सिखा रहा हूं, इसकी बेस पे क्या डिसाइड हो रहा है, विन या लूज, ये डिसाइड हो रहा है ना, जीतना या हारना एक्चुअली बेस करता है विनिंग या लूजिंग द अमाउंट और एनीथिंग। मैं जुआ लगाने में 5-5 हज़ार लगा, हो सकता है प्रॉपर्टियां लगा लें, ऐसा भी तो हो सकता है, जब जुआरी खेलने आता है वो तो फिर खुल के खेलता है। सो विन या लूज ऑफ एनी पार्टी एक्चुअली डिपेंड करती है अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट के ऊपर, इस इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग। यानी मैं यही कहता हूं ना, इफ पाकिस्तान टीम विन द मैच, अगर ये इवेंट हैपन हो गया तो मैं 10,000 मेरे, और ये कह रहा है कि अगर इंग्लैंड जीत गई, हैपन कर गया ये इवेंट, तो फिर 10,000 इसके। क्या बात समझ आ रही है? तो वेजरिंग का एग्रीमेंट क्या है, जिसमें विन या लूज डिपेंड करती है ऑन द हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन फ्यूचर इवेंट के ऊपर। अब ये लाइन पढ़ो, द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इज डिपेंडेंट अपॉन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट वेजर। क्योंकि देखो क्या कह रहा है प्रॉमिस, कि मैं 10,000 दूंगा हबीब को अगर आज बारिश हो गई। सो विन या लूज डिपेंड करिए बारिश के होने या ना होने पे, और बारिश का होना या ना होना ये एक इवेंट है जो कि अनसर्टन है। और फ्यूचर क्या है, और रिकॉर्डेड मैच पे जुआ तो नहीं लगाते ना, लाइव मैच पे लगाते हैं ना। तो पॉइंट सिर्फ ये है, हम पास्ट इवेंट के ऊपर कभी जुआ नहीं खेलते, हम फ्यूचर इवेंट के ऊपर जुआ खेलते हैं। क्या बात समझ आई? सो वेजरिंग एग्रीमेंट है, सो दैट्स व्हाई वॉइड है अंडर द लॉ। जी यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह एग्जांपल कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, टाइम शॉर्टेज की वजह से कल डिस्कशन में। अल्लाह ताला आप सबको साइंदा फरमाए।